आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज ज्ञान लोक बलिया मंच पे यूट्यूब के मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के सेशन पहले दिन के सेशन में हम बताएंगे आप लोगों को टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनाया जाता है। तो इस कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक टेंस। टेंस की बात यदि टेंस को देखा जाए तो हिंदी में काल या समय कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाए कि द टेंस इज इंडिकेटेड द टाइम ऑफ वर्क। हिंदी में कहा जाए तो कहा जाता है कि किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। इसके अगली कड़ी के रूप में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेंस। टेंस के बारे में अभी हमने चर्चा किया कि द टेंस इंडिकेट the time of the verb। इसे हिंदी में यदि कहा जाए तो कहा जाए कि किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे क्रिया का या काल कहते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस में हम लोग पढ़ेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ टेंस में मेनली मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है, जबकि पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टेंस की पहचान, प्रेजेंट टेंस को कहा जाए तो कहा जाता है कि जो समय चल रहा हो उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे, और जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहेंगे। जो समय आने वाला है भविष्य में उसे भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो इन टेंसों में भी प्रत्येक टेंस के 4 भेद होंगे। जैसे एक पिता के 3 लड़के और 3 लड़कों के 4 पुत्र हुए, तो इस प्रकार से उस फैमिली को देखा जाए तो एक बड़ा फैमिली हो जाता है, यानी 12 लोगों का फैमिली। ठीक उसी प्रकार से टेंस का भी परिवार है। 3 बेटों के 4 बेटे हैं, उनमें पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस का या फैमिली या परिवार पूरा हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित सामान्य वर्तमान काल। पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट को कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से दी पास्ट के देखें तो पास्ट के भी 4 होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 भेद होंगे, 4 बेटे होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से देखा जाए तो टेंस कुल मिला के टेंसों की संख्या 12 हो जाती है। यानी टेंस एक, उसके 3 बेटे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उनके 4 यदि भेद देखा जाए तो कुल मिला के टेंसों की संख्या कहा जाए तो 12 हो जाते। उन 12 में से आज हम पहले टेंस को पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पहचानेंगे, कैसे उसके ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। इन सारी चीजों के बारे में हम बताने जा रहे हैं।
और बताएंगे अभी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हम करने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग देखेंगे इसकी पहचान होती है। पहचान के रूप में देखेंगे कि इस टेंस के अंत में प्रायः ता है, ती है, ते हूं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ये तो इसकी पहचान हो गई। इसके यदि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की बात किया जाए तो अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसके रूल क्या होते हैं। नियम की बात जहां तक किया जाए तो इसका नियम, पहला नियम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड नाउन के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस ई एस जोड़कर लिखते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला की जहां तक बात किया जाए तो इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके कुछ उदाहरण जैसे कहा जाए कि वह खेलता है, वह लिखती है, वह घर जाता है, वह विद्यालय से आता है, वह विद्यालय जाता है, वह नहाती है, राम खेलता है, रवि पढ़ता है, सूर्य निकलता है। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हैं। इनमें से कुछ को देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल वह घर जाता है। दूसरा, रीमा अंग्रेजी लिखती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। अब इनमें देखा जाए तो इसको बनाने का तरीका होता है, मुख्य क्रिया को निकालने का तरीका है कि लास्ट में जो ता है, ती है, आ रहा है, उसको हटा दिया जाए तो मुख्य क्रिया पता चल जाती है इजिली। अब इसमें देखा जाए तो वह घर जाता है,
जाता में से ता है हट गया तो जा मिला। अब इसमें स्ट्रक्चर के अनुसार यदि देखा जाए तो बनेगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद जाना की अंग्रेजी होती है गो, और गो में जब कहीं जाया जाता है, और अभी स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि यस या यस का प्रयोग करना है, तो यस ही गोज, जब कहीं जाया जाता है तो टू का प्रयोग होता है, टू होम, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य है रीमा अंग्रेजी लिखती है, लिखती है में से ती हट गया तो लिख मिला, लिख से हम अर्थ लगा लेंगे लिखना। तो इस प्रकार से वहां मेन वर्ब हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे रीमा राइट, और इसमें ई है ऑलरेडी तो एस केवल जोड़ेंगे, राइट्स इंग्लिश। तो पहले वाक्य में मेन वर्ब गो है और दूसरे वाक्य में मेन वर्ब राइट है, और ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो दूसरे पहले वाक्य में होम है और दूसरे वाक्य में इंग्लिश है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण है। इसका दूसरा रूल होता है प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू दे एंड टू नाउन्स के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल यदि इसके उदाहरण की बात किया जाए तो बहुवचनकर्ताओं में जैसे मैं पढ़ाता हूं, हम खेलते हैं, तुम जाते हो, वे आते हैं, वे नहाते हैं, इस तरह से जितना भी उदाहरण देखा जाए तो कम है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल वे गेंद खेलते हैं। दूसरा उदाहरण तुम नदी में नहाते हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे, एक दो को बना के देखा जाए। अब इसमें देखा जाए पहले वाक्य में वे गेंद खेलते हैं, फिर हट गए तो खेल मिला, खेल से हम अर्थ लगाएंगे खेलना और बनाएंगे सब्जेक्ट दे, उसके बाद मेन वर्ब खेलना की अंग्रेजी प्ले, और क्या खेल रहा है तो गेंद खेल रहा है तो ऑब्जेक्ट हो गया बॉल। दूसरा वाक्य है तुम नदी में नहाते हो, तो ते है हट गए नहा में से तो नहा मिला और सब्जेक्ट है यू, तो यू नहाना की अंग्रेजी होती है बाथ। कहां नहा रहा है नदी में तो इन द रिवर। तो इस प्रकार से बनेगा यू बाथ इन द रिवर। में के लिए इन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें अब आगे देखते हैं, इसके होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात जहां तक किया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस के नियम कुछ अलग होते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसका नियम होता है, अभी हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस के नियम की सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग करना है, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो अब निगेटिव में नहीं है जब लगेगा तो उसके नियम कुछ अलग हो जाएंगे। पहला नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं के लिए डज नॉट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। यदि निगेटिव सेंटेंस में देखा जाए तो इसके भी नियम स्पष्ट हैं। जब सकारात्मक होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस यस का प्रयोग होगा, जब वही नकारात्मक होगा तो नहीं जब लगा होगा तो उसके लिए छोटे सब्जेक्ट के साथ बड़ी सहायक क्रिया यानी डज नॉट। देखने में भी डू और डज दोनों छोटे बड़े हैं, इसमें 4 लेटर हैं, इसमें 2 ही लेटर है। तो इस तरह से बड़े वाले के साथ छोटी क्रिया हेल्पिंग वर्ब और छोटे वाले के साथ बड़ी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब इसके स्ट्रक्चर की बात जहां तक किया जाए तो सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। निगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ यस या इसका प्रयोग नहीं करना है। जब नहीं लगा हो तो यस या यस के बारे में सोचना भी नहीं। अब आते हैं वाक्य, कुछ फॉर एग्जाम्पल इसके लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे अंग्रेजी नहीं लिखता है, वह अंग्रेजी नहीं लिखता है। इसका यदि अनुवाद किया जाए तो लिखा जाए कि ही नहीं लगा है तो डज नॉट। उसके बाद ता है हट गया, लिख मिला तो लिखना की अंग्रेजी राइट। इंग्लिश ही राइट्स इंग्लिश। दूसरा वाक्य लेते हैं, तुम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हो। तुम प्रतिदिन विद्यालय तुम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हो। तो इसका अनुवाद बनेगा कि यू डू नॉट गो टू
स्कूल एवरी डे। यदि दूसरे वाक्य में देखा जाए तुम प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हो, तो यह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अगला कोई एग्जांपल लिया जाए कि जैसे सूर्य नहीं निकलता है, सूर्य नहीं निकलता है, तो लिखेंगे द सन डज नॉट राइज। जैसे अगला उदाहरण है, जैसे कह दे कि तुम अपना कार्य नहीं करते हो, या वे अपना कार्य नहीं करते। नहीं करते हैं, तो वे अपना कार्य नहीं करते, तो बनाएंगे दे डू नॉट डू देयर वर्क। और यहाँ डू डबल हो गया, तो एक डू तो सहायक क्रिया का है और दूसरा डू ये करने के लिए है, यानी करना की अंग्रेजी डू होती है, इसलिए यहाँ डबल डू का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार ये रहा निगेटिव। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी कुछ नियम होते हैं अपने। इसको हिंदी में कहा जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कि एक प्रश्न सूचक शब्दों से ही प्रारंभ होते हैं, और दूसरा जो होता है कि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो इसके लिए नियम होते हैं कि जब प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न सूचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं तो प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी नहीं बनती, और दूसरा जब प्रश्न सूचक वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं तो प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले बनती। अब इसमें इसका नियम है कि जब प्रश्न सूचक शब्द प्रारंभ में आते हैं तो वाक्य के कर्ताओं के अनुसार डू डज या डू को सबसे पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर की जहां तक बात किया जाए तो इसमें होता है डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि इसी में निगेटिव हो जाता है तो निगेटिव के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा। यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो यहाँ प्रश्नवाचक नकारात्मक के लिए दूसरा नियम हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यदि देखा जाए इसे स्ट्रक्चर फॉर्मूले को तो यह बता रहा है कि जब प्रश्न वाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द पहले होंगे तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज को सबसे पहले रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनेगी, उसके बाद मेन वर्ब बनेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और उसी में यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाता है तो बनाएंगे पहले सहायक क्रिया डू या डज में से कोई एक कर्ता के अनुसार रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इस प्रकार से यदि इसके उदाहरण कुछ देखा जाए तो इस प्रकार से जैसे उदाहरण में कहा जाए कि वे लिखते हैं, कैसे तुम खाते हो, कैसे वह आता है, क्यों नहीं वह पढ़ता है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह गाली देता है। तो यदि इसमें देखा जाए तो क्या वह गाली देता है, वह के अनुसार यदि निगेटिव सेंटेंस में हम देखें तो डज का प्रयोग हुआ, तो इसमें भी डज का प्रयोग होगा। तो डज ही, गाली देना की अंग्रेजी एब्यूज होती है, तो लिखेंगे एब्यूज, डज ही एब्यूज। यदि इसी को कह दिया जाए दूसरे रूप में कि क्या वह गाली नहीं देता है। अब यहां नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया तो इसका थोड़ा सा चेंज होगा कि डज ही नॉट एब्यूज, डज नॉट एब्यूज क्वेश्चन मार्क। यदि दूसरा वाक्य देखें मेन सब्जेक्ट का, क्यों हम वहां जा रहे हैं, सॉरी जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो हम प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले है, तो इसमें भी अब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। तो डू वी गो देयर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से यदि अगला वाक्य देखें, कह दे जाए कि कैसे तुम अंग्रेजी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, कह दिया जाए कैसे तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो। तो इसका यदि ट्रांसलेट बनाया जाए तो यू के अनुसार सहायक क्रिया डू है, तो डू को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद मेन वर्ब पढ़ना, तो रीड, और क्या पढ़ रहे हो तो इंग्लिश।
क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यह पहला प्रकार है। दूसरे प्रकार में यदि देखें तो हम लोग पाएंगे कि अब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्यों के बीच में आएंगे, प्रयोग होंगे। जैसे तुम कब घर आते हो। अब इसमें देखा जाए तो इंट्रोगेटिव वर्ड कब, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड वे होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। कब, क्या, कब, कब, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, वाई टाइप। तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी when, उसके बाद यू कैन स्टार्ट डू, when do you come to home। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का साइन लगेगा। यदि अगला वाक्य देखा जाए कि मैं कैसे तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं कैसे तुम्हें पढ़ाता हूं, तो कैसे बीच में आया तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी हाउ, सहायक क्रिया मैं के अनुसार डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, और तुम्हें तो यू। इस प्रकार से देखा जाए तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतने ही प्रकार के से वाक्य बनते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह अंतिम रूप है और इस तरीके से वाक्य देखने को मिलते हैं। इतने प्रकार के ही वाक्य इसमें मिलेंगे, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो प्रकार से होते हैं, एक में प्रश्न सूचक शब्द पहले आते हैं और दूसरे में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो आज के पहले दिन के सेशन में हम यही समाप्त करते हैं और इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस प्रकार से समाप्त हुआ। अगले दिन फिर मिलेंगे इस टेंस के कड़ी में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे कैसे बनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। आप अधिक से अधिक देखिए, उसको समझिए और अपने निकट के बच्चों को भी बताइए कि यहाँ इस चैनल पे ज्ञान लोक बलिया चैनल पे अच्छा से पढ़ाया जाता है, अच्छा से समझ में आता है, समझ में आ जाता है। तो लाइक सब्सक्राइब भी आप लोग करने का प्रयास कीजिए।